8वां टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका हिंदी नेम है पूर्ण निरंतर भूतकाल। हर एक टेंस की अपनी पहचान होती है और हर एक टेंस की अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है और हर एक टेंस में मेन वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है। किसी टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, किसी में सेकंड फॉर्म और किसी में थर्ड फॉर्म। तो पहचान क्या है इस टेंस की? इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे, से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि शब्द आते हैं। अब से का मतलब यहाँ पर समय वाला से, मतलब से के सामने समय लिखा हुआ मिलेगा आपको तो समझना है कि वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अगर समय ना मिले तो वहां सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं हो सकता है। से के सामने आपको कोई सा भी टाइम दिया हुआ मिलेगा, ठीक है। और से की अंग्रेजी बनाने के लिए हमें सीन्स और फार का इस्तेमाल करना है। सीन्स और फार, सीन्स और फार का तरीका मैंने आपको बताया है कि अगर काउंटिंग मतलब गिनती वाला टाइम दिया हो तो फार का इस्तेमाल करेंगे और गिनती वाला टाइम ना दिया हो तो सीन्स का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर रहा, रही और रहे, इसकी इंग्लिश बनाने के लिए हमें आईएनजी का प्रयोग करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, उसके साथ आईएनजी लगाएंगे। तो यहाँ पर पहचान से हमें पता चलेगा कि इसमें आईएनजी लगने वाला है या वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होने वाला है। यदि टेंस की पहचान में चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया अगर मिले तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस होता है ना। जैसे चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, अगर ऐसा अगर मान लो लिखा हुआ मिलता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। लेकिन यहाँ पर रहा, रही, रहे दिया हुआ है तो रहा, रही, रहे के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। चुका, चुकी दिया होता तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कोई सा भी टेंस हो, चुका, चुकी आएगा तो थर्ड फॉर्म लगाना है, रहा, रही दिया होगा आईएनजी लगाना है। तो ये वाली जो चीज है ये आपको पहचान से मिलेगी। अगर आपको पहचान आती है टेंस की तो ये वाली जो चीज है इसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वाक्य में खुद मिल जाएगी। वाक्य देखकर आपको पता चल जाएगा कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो रहा, रही के लिए आईएनजी लगाते हैं और चुका, चुकी, चुके के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब एक ही है, हैड बीन, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, सब्जेक्ट सबके साथ हमें हैड बीन का इस्तेमाल करना है। इसमें एक वचन और बहुवचन देखने की जरूरत नहीं है कि एक वचन के लिए अलग हेल्पिंग वर्ब या बहुवचन के लिए अलग हेल्पिंग वर्ब। एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो आपको एक वचन, बहुवचन, मतलब सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबके साथ आपको हैड बीन का इस्तेमाल करना है। तो हम यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, वह सुबह से खाना पका रही थी। वह सुबह से खाना पका रही थी। किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले उस सेंटेंस को आपको देखना है कि वह सेंटेंस किस टेंस का दिया है, क्योंकि 12 टेंस है और 12 टेंस की अपनी अलग अलग पहचान होती है। तो बिना पहचान के आप किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट ना करें। सबसे पहला काम है आपको उसको पहचान करें कि वो किस टेंस का वाक्य है। पहचान करने के लिए आपको अंतिम दो शब्दों को देखना है। यहाँ पर लिखा है रही थी, रहा था, रही थी, रही, यहाँ पर लिखा है रहा था, रही थी, रहे थे। तो यहाँ पर रही थी लिखा हुआ है और रही थी से पता चल रहा है कि यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। साथ में यहाँ पर से लिखा हुआ है तो से भी लिखा हुआ है, यहाँ पर वाक्य के अंदर से लिखा हुआ है और से के आगे टाइम दिया हुआ है सुबह। मैंने आपको बताया कि से के आगे टाइम होना चाहिए। टाइम कोई सा भी हो सकता है, सुबह से, दोपहर से, शाम से, 1 बजे से, 2 बजे से, 1 सप्ताह से, 2 सप्ताह से, 1 महीने से, 2 महीने से, सोमवार से, मंगलवार से, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, सन 2005 से, 1 साल से, 2 साल से, है ना। इस टाइप से कोई सा भी टाइम अगर दिया हो तो समझना कि वहां वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो समय आना चाहिए, से तो लिखा है और अगर समय नहीं लिखा है तो समझना कि वहां टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं है। समय होना अनिवार्य है। बनाने का तरीका मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाते हैं। सबसे आगे वाला शब्द सब्जेक्ट होता है। आपको नाम याद होना चाहिए, इसको सब्जेक्ट बोलते हैं।
सबसे आगे वाले शब्द को सब्जेक्ट कहा जाता है। तो सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट की बनेगी। सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन कोई भी हो सकता है। नाउन मतलब किसी का नाम हो सकता है, प्रोनाउन का मतलब ही, सी, यू, वी, दे, आई, ये कोई प्रोनाउन हो सकता है। इसके बाद में जो अंतिम शब्द है उसकी इंग्लिश बनाना है, और अंतिम शब्द यहाँ पर थी लिखा हुआ है, और जो अंतिम शब्द होता है उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब की अंग्रेजी बनानी है। तो वाक्य को पीछे से बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे और फिर वाक्य को पीछे से बनाते हुए एक एक शब्द को उठाते जाएंगे और उसकी इंग्लिश बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर थी, अब ये थी की इंग्लिश बनाने के लिए आपको ये हेड बीन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यही इसका नाम है हेल्पिंग वर्ब। लिखा है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपको बताया कि अंतिम शब्द का नाम भी हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है। ये हेल्पिंग वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब मतलब हेड बीन। तो इस थी की अंग्रेजी बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब हेड बीन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, चाहे था, थे, थे, ये जो आखिरी वाला जो शब्द है ये हेड बीन के रूप में इसका यूज होगा। तो यहाँ पर थी की इंग्लिश बनाने के लिए हमें हेड बीन लगाएंगे। अब आ रहा है रही। तो ये रही क्या है? ये आईएनजी। क्या है ये? आईएनजी। इसमें आईएनजी जोड़ना है। इस टेंस में आईएनजी का इस्तेमाल करना है। मैंने अभी आपको बताया था कि चुका, चुकी, चुके दिया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। रहा, रही, रहे दिया तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। तो रही की अंग्रेजी बनाने के लिए हमें आईएनजी जोड़ना है। अब आईएनजी जोड़ना कहाँ है? वाक्य बहुत बड़ा है, कहाँ जोड़ना है आईएनजी? आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ से बी का मतलब वर्ब होता है और ये वन का मतलब हो गया फर्स्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का इस्तेमाल करना है। तो ये रही की इंग्लिश बनाने के लिए आपको आईएनजी लगाना है। आईएनजी लगाना कहाँ है? वर्ब उसी के ठीक आगे में आपको मिलने वाली है। जहां पर रहा, रही, रहे लिखा हो उसी के आगे वर्ब मिलेगी, और उस वर्ब की जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो उसी में आईएनजी लगाएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आईएनजी लगाओ या यहाँ पर आईएनजी लगाओ, है ना। तो आईएनजी को ज्यादा आपको सोचने समझने की जरूरत नहीं है। आईएनजी का इस्तेमाल उसी वर्ब, उसी के सामने वाली वर्ब में आईएनजी लगानी है। अब यहाँ पर क्या है? पकाना। पका मतलब पकाना, है ना। तो पकाना को क्या बोलते हैं? कुक बोलते हैं। COOK, कुक। तो ये कुक में जब आईएनजी लगेगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर कुकिंग, इस टाइप से। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि ये 4 नंबर पर पकाना की इंग्लिश बन रही है। तो ये क्या है? पका रही। समझ लीजिए कि ये पूरा एक ही शब्द है। पका रही ये अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही शब्द है, क्योंकि पकाना ये वर्ब है और इस वर्ब में हम आईएनजी जोड़ रहे हैं, है ना। इसलिए हम यहाँ पर ये नंबर डाल रहे हैं कि रही आईएनजी, पकाना ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद में ये आता है यहाँ पर खाना। ये क्या है? इसको ये क्या है? ये वर्ब है। क्या है ये? वर्ब। इसको मेन वर्ब बोलते हैं। मेन वर्ब। मेन वर्ब का आपके पास चार्ट दिया हुआ है। ये मेन वर्ब है, ठीक है। तो ये आपके पास मेन वर्ब दी हुई है। 100 मेन वर्ब, इंपोर्टेंट मेन वर्ब दी है, जिसकी फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है। तो ये मेन वर्ब आपको अच्छे से याद करना है। ऐसा नहीं कि टीचर पूछेंगे तो हम याद करेंगे, या एग्जाम पास करने के लिए मेन वर्ब को याद करना है। ये आपका काम है, चाहे टीचर आपसे पूछे या ना पूछे, आपको ये मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बिल्कुल रटी हुई होना चाहिए। आपको सोचने की जरूरत ना पड़े कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की स्पेलिंग क्या है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है। बिल्कुल इसको कम से कम 10-20 बार आप इसको रिपीट कर लोगे तो समझ लीजिए ये आपके मुंह से ऑटोमेटिक निकलने लगेगी। आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके लिए आपको खुद को कवर करना है। ये नहीं देखना है कि टीचर पूछेंगे तो हमें मेन वर्ब याद करनी है। जब पूछते हैं तभी याद करते हो, नहीं पूछते तो आप याद नहीं करते हो। तो या चाहे आप इसको एक दिन में याद कर लीजिए, चाहे इसको 10 दिन में याद कर लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितने दिन में कवर कर लेते हो। तो ये यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, तो ये है, इसको मेन वर्ब बोलते हैं। तो मेन वर्ब बोलते हैं। अब यहाँ पर मेन वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट दिया होता है। क्या दिया होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। जो सब्जेक्ट के जो द्वारा जो काम किया जाता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, उसको कर्म बोलते हैं। तो सब्जेक्ट के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है? खाना
पकाने का। कौन सा काम कर रही है वो? खाना पकाने का काम कर रही है। तो ये जो खाना है ना, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट की इंग्लिश बनेगी। इसके बाद नंबर आ रहा है यहाँ पर से। तो से की इंग्लिश बनाने के लिए हमें सीन्स का इस्तेमाल करना है या फिर फार का इस्तेमाल करना है। सीन्स या फार, मतलब सीन्स का मतलब भी से और फार का मतलब भी से, ये समझना है आपको। ठीक है, ये दोनों क्या है? प्रपोजिशन है और ये दोनों प्रपोजिशन टाइम के आगे यूज होते हैं। तो टाइम यहाँ पर सुबह का दिया है, तो इस से की इंग्लिश बनाने के लिए हमें सीन्स का इस्तेमाल करना है या फार का इस्तेमाल करना है, ये देखना है। सीन्स और फार ये दोनों क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक इंग्लिश का सेंटेंस मिलेगा आपको, रिक्त स्थान मिलेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में सीन्स और फार दे दिया जाएगा। अब आपको टाइम देखना है कि टाइम कौन सा है, डेफिनेट वाला है या इंडेफिनेट वाला टाइम है, निश्चित या अनिश्चित सब टाइम है। तो देखिए, इसको समझना काफी आसान है। अगर मान लो टाइम आपको ऐसा दिखे जिसमें गिनती दी हो, क्या दी हो? गिनती। गिनती का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई सी भी गिनती आती है टाइम के रूप में, जैसे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे से, है ना? 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, है ना? तो ऐसा टाइम कैसा हो? गिनती के रूप में अगर टाइम दिया हो तो समझ लेना उसमें फार का इस्तेमाल करना है। उस से की इंग्लिश बनाने के लिए फार का इस्तेमाल करें। और टाइम ऐसा दिया हो जिसमें गिनती ना आती हो, सुबह से, देखो सुबह में कोई गिनती आ रही है क्या? गिनती नहीं आ रही है। सुबह में कोई गिनती आ नहीं रही है। सुबह दोपहर शाम गिनती आ रही है क्या? नहीं आ रही है। ठीक है, तो अगर गिनती ना दी गई हो तो उसमें क्या का इस्तेमाल करेंगे? सेंस का। गिनती दी हो तो यहां पर से की इंग्लिश बन जाएगी। और उसके बाद में टाइम की इंग्लिश बनानी है 7वें नंबर पर। किसकी इंग्लिश बनेगी? टाइम की। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब की इंग्लिश बनाने के लिए हमें हेड बीन लगाना है। रहा रही रहे दिया हो तो आईएनजी लगाना है। आईएनजी कहाँ लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, मतलब ऑब्जेक्ट की इंग्लिश बनानी है। इसके बाद में से की इंग्लिश बनानी है, मतलब सिंस फार का प्रयोग करना है। और इसके बाद में टाइम की इंग्लिश बनानी है। ठीक है, इसी क्रम से आपको चलना है। इसी टेंस की बात नहीं हो रही, सभी टेंस में इसी क्रम से अगर मान लो सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे तो आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। तो देख लेते हैं सेंटेंस को इंग्लिश बना के। सबसे पहले सब्जेक्ट, वह सुबह से खाना पका रही थी, तो वह की इंग्लिश बनाने के लिए हमें सी का इस्तेमाल करना। सी का मतलब भी वह होता है और ही का मतलब भी वह होता है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट आपको देखना है कि यहाँ पर मस्कुलिन जेंडर में है या फेमिनिन जेंडर में है, मतलब स्त्री या पुरुष, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, ऐसा देखना है। तो यहाँ पर खाना पकाने का काम एक सब्जेक्ट के रूप में सी का उपयोग करेंगे हम यहाँ पर। सी का मतलब हो गया यहाँ पर वह, सी मीन्स वह। अब यहाँ पर हम थी की इंग्लिश बनाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे? हेड बीन। तो थी की इंग्लिश बनाने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे हेड बीन। हेड बीन हो गया। अब यहाँ पर रही की अंग्रेजी बनाने के लिए आईएनजी लगा देंगे, तो पकाना मतलब कुक किया होता है पकाना, तो इसमें आईएनजी लगा देंगे तो हो गया कुकिंग। इसके बाद में आ रहा है खाना। ये खाना कौन सा है? जो आप खाते हो, है ना? तो ये फूड, इसकी इंग्लिश बनेगी फूड। और यहाँ पर आ रहा है से, तो से की इंग्लिश बनाने के लिए सिंस और फार का इस्तेमाल करना है। तो समय यहाँ पर गिनती वाला नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल करेंगे, सिंस। और यहाँ पर टाइम की इंग्लिश बनाएंगे तो यहाँ पर मॉर्निंग लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस तैयार हो गया, सी हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। आई होप आपको अच्छी समझ में आ चुका होगा ये सेंटेंस। अब देखिए, सेंटेंस अगर नेगेटिव होता है, यदि ये सेंटेंस नेगेटिव होता है तो किस टाइप से लिखा रहेगा? नेगेटिव। अब नेगेटिव की क्या पहचान है? नेगेटिव में नॉट का इस्तेमाल होता है, नहीं लिखा जाता है। वह सुबह से खाना पका रही थी, वह सुबह से खाना नहीं पका रही थी, यहां पर लिखा रहेगा नहीं। क्या आ जाएगा? नहीं। ठीक है,
एक ही शब्द यहाँ पर जुड़ रहा है नहीं। वह सुबह से खाना नहीं पका रही थी, ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक ही वर्ड एक्स्ट्रा आया है, नोट। अब देखिए यहाँ पर नोट का कोई क्रम नहीं है कि यहाँ पर सब्जेक्ट के बार हेल्पिंग वर्ब या आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में फिर नॉट की इंग्लिश बनाना है, ऐसा नहीं बनाना है। नोट का सही इस्तेमाल कहाँ करना है, उसकी सही जगह कहाँ है, ये आपको देखनी है। ध्यान रखें, डू एज डायरेक्टेड, 5 नंबर का डू एज डायरेक्टेड आता है, जिसमें एक सेंटेंस अफर्मेटिव दिया जाता है, उसको नेगेटिव बनाने के लिए कहा जाता है चेंज इनटू नेगेटिव। इंग्लिश में लिखा रहता है, उस सेंटेंस के आगे कोष्टक में लिखा रहता है चेंज इनटू नेगेटिव। तो यदि आपने टेंस पढ़ा है, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा है, अफर्मेटिव के बाद में आपने नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा है, तो आपको चेंज इनटू नेगेटिव करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब ध्यान दीजिए, नॉट की सही जगह कहां पर है। जो हेल्पिंग वर्ब होती है, उस हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद नॉट का इस्तेमाल होता है। लेकिन यदि हेल्पिंग वर्ब 2 शब्द वाली हो, कैसी हो, 2 शब्द वाली हो, जिसमें 2 वर्ड्स आते हो, जैसे इसमें एक शब्द तो आ रहा है और दूसरा शब्द आ रहा है बिन, तो फिर नॉट की सही जगह होगी दोनों के बीच में। मतलब नॉट कहां लगेगा, यहां पर, हेड नॉट बिन। बहुत सारे टेंस ऐसे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही शब्द की है। जैसे पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब है, इसको डू और डज, तो डू और डज के बाद नॉट लगा सकते हैं, डू नॉट डज नॉट। दूसरा टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज आर एम, इसके बाद नॉट लगा सकते हैं, आर के बाद नॉट लगा सकते हैं, एम के बाद नॉट लगा सकते हैं, इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट। तीसरा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट, जिसके हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, हैज के बाद नॉट, हैव के बाद नॉट। चौथा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसके हेल्पिंग वर्ब 2 है, हैज बीन और हैव बीन। अब उसमें 2 शब्द आते हैं, हैज बीन, हैव बीन, तो नॉट कहां लगेगा, हैज बीन के बीच में, हैज नॉट बीन, हैव बीन के बीच में, हैव नॉट बीन। तो ध्यान दीजिए, जब हेल्पिंग वर्ब एक ही शब्द वाली हो तो नॉट हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद यूज करना है, और यदि 2 शब्द वाली हेल्पिंग वर्ब हो तो नॉट हेल्पिंग वर्ब के बीच में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट की सही जगह कहां होगी, हेड नॉट बीन। अब देखिए समझ लीजिए, बाकी तो ऐसा का वैसा रहेगा नेगेटिव, लेकिन नॉट सही जगह पर लिख दो आप, कहां पर आएगा नॉट, यहाँ पर हेड नॉट बीन, तो यहाँ पर नॉट आ जाएगा। तो यहाँ पर सेंटेंस बन गया, सी हैड नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव सेंटेंस हो गया। कुछ करा क्या हमने, कुछ भी नहीं करा, वही अफर्मेटिव सेंटेंस था, उसको नेगेटिव बना दिया, नॉट की सही जगह हमने इस्तेमाल की है, नॉट को इसकी सही जगह पर हमने रखा है, सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो गया। इसके बाद में यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है, कैसा होता है, इंट्रोगेटिव, बिना नॉट वाला, लेकिन वो कैसा होगा, इंट्रोगेटिव होगा। नेगेटिव के बाद में एक सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसके अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। क्या आता है, क्वेश्चन मार्क है, और शुरू में क्वेश्चन वर्ड आता है क्या। क्वेश्चन वर्ड ढेर सारे होते हैं वैसे, क्या, व्हाट मीन्स क्या, व्हाई, व्हाई मीन्स क्यों, व्हेन, व्हेन मीन्स कब, वेयर, वेयर मीन्स कहां, हाउ, हाउ मीन्स कैसे, हाउ मेनी, हाउ मेनी मतलब कितना, हाउ मच, हाउ मच का मतलब कितना, है ना। तो ढेर सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। अगर सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो वहां सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है। क्या वह सुबह से खाना पका रही थी, है ना। अब ये सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव हो गया, क्योंकि आगे लिखा है क्या। क्या की इंग्लिश होती है, क्या को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या, लेकिन ये व्हाट लगाना है या नहीं लगाना है ये कंफर्म करना है। यदि सेंटेंस के प्रारंभ में क्या लिखा हो तो व्हाट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें आप, व्हाट लगाने की जरूरत नहीं है। यही क्या अगर वाक्य के बीच में आता है, सेंटेंस के बीच में अगर क्या लिखा हो, ठीक है, तो फिर हम ऐसे सेंटेंस में व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। शुरू में अगर व्हाट लिखा हो तो, शुरू में अगर क्या लिखा हो तो व्हाट नहीं लिखना है, बीच में अगर ये क्या लिखा हो तो व्हाट लिखना है। तो यहां पर वाक्य के प्रारंभ में क्या लिखा हुआ है,
वाक्य के प्रारंभ में क्या लिखा हुआ है, वर्ड नहीं लिखे आप। ठीक, करना क्या है आपको, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें क्या करते हैं, सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव होते हैं उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है उस हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखते हैं वाक्य के प्रारंभ में, सब्जेक्ट के आगे। जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के आगे हेल्पिंग वर्ब को लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है, लेकिन यही हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में आगे आ जाएगी। लेकिन शब्द दो है, यहाँ पर डबल वर्ड आ रहा है, दो शब्द वाली हेल्पिंग वर्ब है, तो पूरी हेल्पिंग वर्ब को उठाने की जरूरत नहीं, केवल आगे वाला शब्द उठा के रख दीजिए सब्जेक्ट के आगे। तो ये जो हेड है इसको उठा के हम सी के आगे रख देंगे, मतलब ये हेड यहां से उठा के इसको यहां पर लिखेंगे ऐसे, हेड सी बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, और सेंटेंस के अंदर में क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव हो गया, इजी है। तो डू एट डायरेक्टेड में एक सेंटेंस अफर्मेटिव दिया होता है, उसको इंट्रोगेटिव करने के लिए कहा जाता है चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। तो वहां पर आप ध्यान दें कि यदि सेंटेंस अफर्मेटिव दिया है उसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो उस हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रखना है। डबल शब्द वाली हेल्पिंग वर्ब हो तो केवल आगे वाला वर्ड उठाना है और सब्जेक्ट के आगे रखना है, ठीक है। और अगर मान लो एक ही शब्द आता है तो उसको उठा के आगे रख दीजिए सब्जेक्ट के आगे, तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस हम देख लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। वे 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे। वे 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे। बनाने का तरीका वैसा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे दे, इसके बाद हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में आईएनजी। आईएनजी का इस्तेमाल कहाँ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। इसके बाद में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, इसके बाद में सिंस और फार का इस्तेमाल करना है, इसके बाद टाइम का इस्तेमाल करना है। ये एक पैटर्न है। इसी फार्मूले पर अगर मान लो सेंटेंस को ट्रांसलेट करते जाएंगे, सेंटेंस आपका कभी गलत नहीं होगा। एक भी शब्द आपने बीच में छोड़ दिया, डायरेक्ट छलांग लगा दी मान लो, तो समझ लीजिए सेंटेंस आपका गलत हो रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट है दे, दे मीन्स वे। इसके बाद में हेड की इंग्लिश बनाने के लिए हेड बिन का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर हेड बिन रहे दिया हुआ आईएनजी लगा देंगे। आईएनजी कहाँ लगाएंगे, प्ले, प्ले मतलब खेलना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये खेलना, प्ले, इसमें आईएनजी लगाएंगे प्लेइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट की इंग्लिश फुटबॉल, इसके बाद से की इंग्लिश, तो से की इंग्लिश बनाने के लिए सिंस और फार का इस्तेमाल करना है। गिनती वाला टाइम दिया हो तो फार, और गिनती वाला टाइम ना दिया हो तो सिंस। यहाँ पर 2 लिखा है, गिनती आ रही है। इसके बाद से की इंग्लिश बनाने के लिए फार लिखेंगे, और टाइम जो दिया है पूरा टाइम एक साथ बनाएंगे, पूरे टाइम इंग्लिश एक साथ बनाएंगे 2 घंटे, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, और घंटे को आवर बोलते हैं, तो ये आवर में यहाँ पर एस लगाना है, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 1 लिखा होता तो एस नहीं लगाते हैं, ये 2 लिखा हुआ है मतलब प्लूरल नंबर हो गया, मतलब बहुवचन में हो गया ये टाइम, इसलिए इसमें एस लगा देंगे। दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, इसको आवर्स पढ़ना है। यदि यही सेंटेंस नेगेटिव होता है, यदि यही सेंटेंस नेगेटिव होता है तो नॉट लग जाता है हेड बीन के बीच में। नॉट कहाँ जाता, हेड बीन के बीच में, तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता दे हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, ठीक है। यदि यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव आता है तो फिर क्या करते हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, अगर मान लो आगे क्या लिखा होता है इंट्रोगेटिव, तो फिर ये जो हेड है इसको उठा के सब्जेक्ट के आगे लिखना होता है। ध्यान रहे, मतलब सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखना है आपको, सब्जेक्ट हो या
हेल्पिंग वर्ब हो, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर आप कैपिटल में लिखे, मतलब पहला अक्षर आपको कैपिटल में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस हो जाएगा हैड दे बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। कब होगा ये? जब ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाती है, जबकि अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद रहती है, ठीक है। तो यहां पर हमारा सेंटेंस तैयार हो गया, वे 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे, दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, ठीक है। क्लियर हो गया सेंटेंस? यहाँ पर ये 5 सेंटेंस आपको होमवर्क के रूप में दिए हैं। अब ये जो सेंटेंस है आपको कंप्लीट करके लाना है।